when a force retards a body without changing its direction, the angle between the force and displacement is. So देखो बेटे, बॉडी जो है, फोर्स जो है वो रिटार्ड कर रही है बॉडी को without changing the direction of its motion. That means if the body was moving like this, बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, रिटार्ड कब होगी बॉडी? जब इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी. यानी कि द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, द मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर्स इज 180 डिग्री. सो आंसर इज सी पार्ट. आंसर बिकम्स सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 130th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 130 ये क्या कह रहा है? व्हेन ए फोर्स इंक्रीजेस the speed of a body without changing the direction of its motion, the angle between the force and displacement is. देखिए अब फोर्स क्या है? स्पीड चेंज कर रही है, स्पीड को इंक्रीज कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, बट डायरेक्शन इज अनचेंज्ड. इसका मतलब क्या है? अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है. यदि दोनों फोर्स और बॉडी की मोशन एक ही डायरेक्शन में होगा तभी बॉडी का स्पीड इंक्रीज करेगा. तो इसका मतलब है फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री. तो आंसर देखते हैं 0 डिग्री है क्या? एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 180 बट नॉट 0. ये तो गलत बात. बी पार्ट 90 डिग्री. सी पार्ट एनी वैल्यू बिटवीन 90 एंड 180. नो, आंसर इज 0 डिग्री. सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट बेटे 131. क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे. When a force does not change the speed but only changes the direction of motion, the angle between the direction of force and the instantaneous displacement is. So इस केस में बेटे देखो क्या है कि बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है बट स्पीड अनचेंज्ड है. इसका मतलब क्या है कि बॉडी अगर ऐसे जा रही थी तो इसका डायरेक्शन चेंज किया गया, यानी फोर्स ऐसे लगी. बेटे बॉडी ऐसे जा रही थी तो फोर्स ऐसे लगी. तो ये फोर्स कैसी है? दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर आपने सर्कुलर मोशन में देखा हो तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. ये स्पीड नहीं चेंज करती, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, सिर्फ क्या चेंज करती है? डायरेक्शन. तो फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड बी एट 90 टू ईच अदर. सो आंसर इज सी पार्ट, 90 डिग्री. नेक्स्ट बेटे 132nd क्वेश्चन. A body P of mass 6 kg is suspended using an inextensible string of negligible mass from point O in the ceiling. Which of the following statements is true? देखिए बेटे एक इस तरह से हमारे पास एक सीलिंग है और यहाँ पे एक बॉडी ऐसे लटकी हुई है. इसका P बॉडी है और पॉइंट O से लटकी हुई है. हमने पता करना है कि P पे नेट फोर्स क्या है. देखो बेटे P का वेट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और धागे में एक रिएक्शन पैदा होगा विच इज इक्वल टू टेंशन. तो धागा बॉडी को खींचेगा. अगर हम बॉडी को सेपरेट कर लें और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो धागा टेंशन फोर्स T अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा बॉडी के ऊपर और बॉडी का जो भार है वेट mg दैट विल बी एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? T शुड बैलेंस mg. तो mg इज इक्वल टू टेंशन. इसका मतलब क्या हुआ बेटे? नेट फोर्स P पे क्या हो गई? 0. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन P इज 0. सो आंसर ए पार्ट क्या बोल रहा है बेटे? Not even one force is acting on the body P. There are two forces acting on the body. ये तो गलत है. B part क्या बोल रहा है? Only one force is acting on body P. There are two forces acting on body P. So ये भी गलत है. C part क्या है? Two forces are acting on body P. ये बात सही है. Two forces are acting on body P. एक कौन सी? टेंशन T और दूसरी वेट mg. तो बेसिक क्वेश्चन था बेटे, बेसिक नॉलेज चेक की इसने. तो आंसर इज C part. नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 133rd क्वेश्चन.
133rd क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से लिंक्ड है, इसको भी देख लेते हैं बेटे। इन दी अबव प्रॉब्लम वेट ऑफ द बॉडी P इज 6 किलो का मास है ये, तो इसका वेट बता रहा है हमसे, वेट पूछ रहा है। वेट कैसे बेटे, m इंटू जी, 60 न्यूटन वेट एक्टिंग इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो 60 न्यूटन का भार वर्टिकली डाउन, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 134th क्वेश्चन, 134th भी इसी से लिंक्ड क्वेश्चन है। इन दी अबव प्रॉब्लम द स्ट्रिंग एक्सर्ट्स, 60 न्यूटन का भार डाउनवर्ड है, तो स्ट्रिंग कितना एक्सर्ट कर रहा है, टेंशन T इक्वल टू 60 न्यूटन इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नेट फोर्स ऑन P इज 0, नेट फोर्स ऑन P इज 0। सो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम, 134th। सो 134th का आंसर बनेगा सी पार्ट, 60 न्यूटन फोर्स ऑन P इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। स्ट्रिंग जो है वो 60 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट बेटे 135th, इन दी अबव प्रॉब्लम विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो 135th भी 133rd से लिंक्ड है क्वेश्चन। कौन सी स्टेटमेंट बोल रहा है फॉल्स है, टेंशन ऑन P ड्यू टू स्ट्रिंग acts vertically upwards. Now tension on P due to the string acts vertically upwards. Weight of P, that is gravitational force due to the earth, acts vertically downwards. The weight and tension are equal and opposite. ये तीनों statements बेटे correct हैं। टेंशन P कैसे है, वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है, वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वेट और टेंशन बैलेंस है, इक्वल और ऑपोजिट है। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन P is weight 60 न्यूटन डाउनवर्ड, रिजल्टेंट फोर्स ऑन P is 0, ये स्टेटमेंट गलत है। सो 135th आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 136th क्वेश्चन, ये सेपरेट क्वेश्चन है। 136th क्वेश्चन, a book B of mass 3 kg is placed on a horizontal table. Take G equal to 10 meter per second square. Action of book B on the table is, बेटे बुक B टेबल को कितने से दबा रही है, जितना बुक का वेट है। बुक का मास कितना दे रखा है, 3 किलो, तो बुक टेबल को कितना फोर्स लगा रही है, 30 न्यूटन, 3 kg इंटू G, दैट इज 30 न्यूटन। सो 30 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेबल को दबा रही है बुक बाय 30 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट बेटे 137th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, block A of 8 kg is placed on smooth horizontal table connected to an inextensible string of negligible mass which passes over a frictionless pulley at the edge of the table. Block B of 2 kg hangs from the other end of the string and is held on a support. When the support is removed, the 2 kg block will, बेटे देखो इस तरह से आपके पास प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे हमारे पास 2 किलो का भार यूं है और बेटे 8 किलो का भार ऐसे है, और ये स्मूथ सरफेस है, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसको होल्ड करके रखा हुआ है हमने 2 किलो को। अब क्या करते हैं, हम इसको फ्री कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 2 किलो के कारण 2g का डाउनवर्ड फोर्स आएगा और वो 2g का फोर्स इसको पुल कर लेगा। तो क्या होगा, दिस ब्लॉक विल मूव अलोंग दिस साइड एंड 2 kg विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, आंसर दिखा रहा है कि द 2 kg ब्लॉक विल मूव डाउन। अब दो चॉइसें हैं सी और डी, दोनों में मूव डाउन कह रहा है, लेकिन एक में कह रहा है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और दूसरे में कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउन जाएगा। तो अब हमें ये वेरीफाई करना है कि वेदर वो एक्सेलरेशन जाएगा या कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए सिस्टम में फोर्स प्रेजेंट है, सिस्टम में फोर्स कितनी है 2g, तो इट विल मूव डाउन विद एक्सेलरेशन ओनली। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, सिस्टम की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। नेट पुलिंग फोर्स कितनी होगी बेटे 2g, नेट पुलिंग फोर्स इज 2g, और ये फोर्स किसको पुल कर रही है 10 किलो को, और कितनी एक्सेलरेशन ये हमें पता नहीं, वी विल फाइंड दिस एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
g 10 है, ये भी 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसका मतलब है 2 kg ब्लॉक विल मूव डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आंसर क्या बन गया बेटे? सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। 138 इसी से लिंक्ड प्रॉब्लम देखिए अगली। इन द अबव प्रॉब्लम द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन द टेबल, यानी कि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन, ये ए ब्लॉक बोल देता हूं मैं, 138 में इसकी एक्सेलरेशन पूछी गई है। स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, तो जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से फर्दर आगे जाएगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नाउ 139th भी 137 से लिंक्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है? इन द अबव प्रॉब्लम रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी इज, बी पर रिजल्टेंट फोर्स, बी कौन सा है? ये वाला बेटे, इस पर रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। ये जो ब्लॉक है ये कितनी एक्सेलरेशन चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इसका मतलब है इस पे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2, 4 न्यूटन। तो 138 आंसर क्या बना? डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 139th भी इसी से लिंक्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है ये? इन दी अबव प्रॉब्लम रिजल्टेंट फोर्स, 139th हो गया बेटे, 139th हो गया। 140th प्रॉब्लम देखेंगे अब। इन दी अबव प्रॉब्लम द टेंशन इन दी हैंगिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी। सो हमने 140th क्वेश्चन में बेटे टेंशन निकालनी है इसी प्रॉब्लम में। सो आप टेंशन कैसे निकालोगे? लेट्स से द टेंशन इज टी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे? 2g is the downward force minus t is equal to 2 into acceleration is 2. So देखो बेटे 2 into 10 minus tension is equal to 4. तो टेंशन कितनी आ गई बेटे? 16 न्यूटन। सो आंसर क्या बना? बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। In the above problem, the tension in the hanging portion of the string will be देखिए बेटा यही ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, टू kg। अब देखिए बेटे टेंशन टी इसमें ऐसे आई और यहाँ पे टेंशन टी ऐसे आई, और टेंशन टी की वैल्यू हमने निकाली 16 न्यूटन, तो ये टेंशन टी की वैल्यू कैसी रहेगी बेटे? सेम, इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द थ्रेड। तो हॉरिजॉन्टल थ्रेड में भी 16 न्यूटन का ही टेंशन रहेगा। सो आंसर इज बेटे डी फॉर दिल्ली, सेम एज टेंशन इन दी हॉरिजॉन्टल पोर्शन। इन दी अबव प्रॉब्लम 141st क्वेश्चन देखिए बेटे, 141st question. In the above problem, mark the incorrect statement. Only one force is acting on block A kept on the table. बेटे टेबल वाला जो ब्लॉक था इसमें हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है। तो जो टेबल पे ब्लॉक ए पड़ा था उस पे देखिए बेटा एक तो टेंशन टी ऐसे एक्ट कर रही है और इसका भार mg एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन और रिएक्शन आर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, देयर आर 3 फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दिस। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वो बोल रहा है, डी चॉइस में बोल रहा है ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ए, सो दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑल द स्टेटमेंट्स ए बी सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 141 आर करेक्ट बट ओनली डी चॉइस इज रॉन्ग, सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 142nd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। ये क्या कह रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज एक्टेड अपॉन ए फोर्स 15 न्यूटन। द फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम 2 मीटर टू 20 मीटर पर सेकेंड इन। सो बेटे देखो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो बेटे टी किसके बराबर हो गया?
m इंटू वी माइनस यू अपॉन एफ। अब देखिए मास कितना है बेटे 5 kg, सो 5 इंटू वी माइनस यू, वी कितना है 20 माइनस 2 अपॉन फोर्स कितनी है बेटे 15 न्यूटन। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 18 अपॉन 15 दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। सो इतना 6 सेकेंड के टाइम के बाद फोर्स जो है वो एक बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक चेंज कर देगी। तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 143rd क्वेश्चन। third question. Block A of mass 10 kg is attached to lower end of a string. The upper end of the string is pulled vertically upward with an acceleration 2 meter per second square. Take g equal to 10 meter per second square. Net force on the block will be. तो देखो बेटे ऐसा है, एक ब्लॉक है हमारे पास और इसका भार है 10 किलो, is attached to lower end of a string. तो ये स्ट्रिंग के साथ ऐसे कनेक्टेड है और बेटे अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग is pulled vertically upwards with an acceleration of 2 meter per second square. यानी कि अप जा रहा है ये ब्लॉक with an acceleration of 2 meter per second square। और हमने क्या निकालनी है, नेट फोर्स क्या लग रही है ब्लॉक के ऊपर। सो बेटा देखो लेट अस से द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज F। तो वेट कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटे 10 इंटू जी। एक्सेलरेशन कितनी है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज F माइनस 10g दैट इज इक्वल टू बेटे मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज 2। सो बेटे नेट फोर्स कितनी हो गई 10 टाइम्स 10 प्लस 2, ये 10 कॉमन ले लिया, g प्लस 2 g 10 बोल रखा है लेने के लिए, तो इतना हो गया 10 इंटू 12। तो नेट पुलिंग फोर्स कितनी होगी बेटे 120 न्यूटन। नेट पुलिंग फोर्स इज 120 न्यूटन। 143rd में आंसर में जो गिवन चॉइसेस हैं ए बी सी वो हमारे आंसर से मैच नहीं करती, लेकिन डी उसने दे रखा है नन ऑफ दीज। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज। और बेटे 144th इसी से लिंक्ड क्वेश्चन 143rd से इन द अबव प्रॉब्लम द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, बेटे इन द अबव प्रॉब्लम द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 120 न्यूटन। सो आंसर है क्या हमारे पास, आंसर इज डी पार्ट नन ऑफ दीज। सो 144th आंसर इज डी पार्ट नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 145th क्वेश्चन बेटे 145th क्वेश्चन। Two masses A and B measuring 4 kg and 8 kg are connected by a string. If a force of 120 Newton is applied on the bigger weight, the tension shown in the figure in the string shall be. So बेटे देखो ये एक 4 किलो का मास है और ये एक 8 किलो का मास है और यहां से आप इसको पुल कर रहे हैं विद 120 न्यूटन फोर्स और आपसे टेंशन पूछी गई है इसकी बीच वाले स्ट्रिंग की। तो बेटे 120 न्यूटन की फोर्स 12 किलो को पुल कर रही है। सो 120 न्यूटन इज इक्वल टू 12 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये दोनों के दोनों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन चलेंगे। हमने टेंशन निकालनी है यहाँ पे, ये टेंशन किसको खींच रही है 4 किलो को, कितनी एक्सेलरेशन से 10 की एक्सेलरेशन से। तो इसका मतलब टेंशन कितनी आ जाएगी बेटे 4 इंटू 10 कितना आ गया 40 न्यूटन। सो द टेंशन इन द थ्रेड इज 40 न्यूटन। आंसर क्या हमारे पास है, यस आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 146th क्वेश्चन इसी से लिंक्ड क्वेश्चन। In the above question, if the force is applied on smaller weight, that is 4 kg, the tension in the string will be. तो बजाय इस पे 120 न्यूटन की फोर्स लगाने के बेटे हमें क्या कहा जा रहा है कि हम 4 किलो को पुल करें। हमें क्या कहा जा रहा है कि we are pulling 4 kg by 120 न्यूटन।
तो तब इसमें धागे में टेंशन क्या होगी? तो बेटे देखो 120 न्यूटन से भले ही आप पुल कर रहे हो, लेकिन मास तो उतना ही पुल कर रहे हो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन विल बी 120/12, दैट विल बी सेम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब ये धागा 8 किलो को पुल करेगा, कितनी एक्सेलरेशन से? 10 की एक्सेलरेशन से। सो टेंशन कितनी हो जाएगी बेटे धागे में? 8 into 10, that is equal to 80 newtons. Now the tension will be 80 newtons. So answer is B for Bombay. Next bete 147th question. Next bete 145 discs, each of mass m, are placed one above the other. The force on the first from the bottom because of the remaining on the top is. So देखो बेटे 5 डिस्क हैं इक्वल मास की, तो सबके मास सेम है, ऐसे पड़ी हुई है डिस्क, एक डिस्क, दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वन हियर। तो ऐसे 5 डिस्क हैं बेटे, और कह रहा है सबका मास m है। तो हमसे पूछा क्या गया है? द फोर्स ऑन द फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम, मतलब सबसे बॉटम मोस्ट डिस्क पे, फ्रॉम द बॉटम बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग ऑन द टॉप। सो जितनी ऊपर टॉप में डिस्क हैं वो बॉटम मोस्ट डिस्क पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं? बेटे जो सबसे लोएस्ट डिस्क है उसके ऊपर 4 डिस्क है, तो इसका मतलब क्या होगा? 4 डिस्कों का भार लोएस्ट पे पड़ेगा। तो इसका मतलब एक का भार कितना है बेटे? mg, तो 4 का भार कितना हो गया? 4mg, तो लोएस्ट पे 4mg का लोड आएगा। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 148th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? इफ f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये क्या है? वेक्टर सम ऑफ द 3 फोर्सेस इज 0, देन f1 इज ग्रेटर देन f2। ए पार्ट बोल रहा है f1 इज ग्रेटर देन f2, बी पार्ट क्या कह रहा है बेटे? f2 इज ग्रेटर देन f3, सी पार्ट क्या कह रहा है? f3 इज ग्रेटर देन f1, और डी पार्ट कह रहा है नन। बेटे अगर ये 3 फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो तो हम ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते। सो आंसर क्या बचा? नन, डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। 149th क्वेश्चन, 3 bodies 4, 8 and 24 kg are connected as shown in figure and pulled with a force of 108 Newton. The tension of the coupling between the 8 and 24 kg is. So देखिए बेटे ये हमारे पास 3 इस तरह के लोड्स हैं। कैसे? ये 4 किलो, ये धागे के साथ कनेक्टेड, अगला लोड आ गया 8 किलो का, उससे अगला लोड आ गया बेटे 24 kg का, और यहाँ पे आपने 108 न्यूटन की फोर्स लगा दी। अब इसको T1 दे रखा है फिगर में, इसको बेटा T2। तो आपसे पूछ रहा है पहला ही क्वेश्चन में ये टेंशन कितनी होगी। तो टेंशन के लिए बेटे एक्सेलरेशन निकाल लो, तीनों एक ही एक्सेलरेशन चलेंगे। कुल मास कितना हो गया? 36 किलो, तो 36 इंटू एक्सेलरेशन बराबर है 108 के। तो एक्सेलरेशन होगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटे तीनों इस एक्सेलरेशन से चलेंगे, कितनी एक्सेलरेशन से? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब ये वाली टेंशन इन दोनों को खींच रही है, तो कितना हो गया? 12 किलो। तो बेटा टेंशन T1 हो जाएगी 12 किलो, तो मास हो गया, और कितनी एक्सेलरेशन चल रहा है? 3 से, तो 36 न्यूटन। सो टेंशन बिटवीन 8 and 24 थ्रेड इज 36 न्यूटन। सो आंसर क्या बनता है बेटे इसमें? ए पार्ट, आंसर बिकम्स ए पार्ट। अच्छा फिर दूसरे क्वेश्चन में 150th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो हमसे? टेंशन T2, ये वाली टेंशन पूछ रहा है। तो बेटे देखो एक्सेलरेशन 3 है, मास 4 किलो का पुल कर रही है टेंशन, तो ये T2 कितना हो जाएगा? 4 into 3, 12 न्यूटन। सो आंसर इज 12 न्यूटन, आंसर इज डी फॉर दिल्ली।
नेक्स्ट बेटे 151st क्वेश्चन। 151st क्या कह रहा है? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है बेटे? फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स इनटू टाइम किसके इक्विवेलेंट होता है? चेंज इन मोमेंटम के। तो आंसर बिकम्स ए पार्ट। नाउ बेटे 152nd क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 152nd देखिएगा। 152nd क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे? ए पैरेट is sitting inside an airtight cage which is hanging from a spring balance. The recorded reading is W1. If the parrot starts flying inside the cage, the recorded reading W2 now will be. बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक तोता किसके बीच में बैठा है बेटे? पिंजरे के बीच में, और पिंजरा जो है वो एयर टाइट है, मतलब बाहर की हवा नहीं आ सकती, अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती। तो ये तोता बैठा है बेटे यहां देखो, ठीक है। अब यहां पे बेटे स्प्रिंग बैलेंस है, सो ये इंडिकेट कर रहा है W1, रीडिंग इज W1। अब थोड़ी देर में तोता उड़ने लग जाता है पिंजरे के अंदर, तो नया वेट का रीडिंग क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। इनिशियली जब तोता बैठा था तो वेट W1 था और एयर टाइट चेंबर में बैठा हुआ है, और फिर जब हमने तोता उड़ना शुरू कर गया तो उस समय वेट हमने पता करना है क्या होगा। पहले वाला ही होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, W1 से ज्यादा होगा, कम होगा। देखो बेटे ऐसा है, ये स्प्रिंग जो रिएक्शन दे रहा है वो W1 रिएक्शन है, and that is equal to weight of the cage plus the तोता plus air, क्योंकि एयर टाइट चेंबर है तो इन तीनों का भार W1 इंडिकेट हो रहा है। अब भले ही तोता उड़ने लग जाए अंदर तो भी क्या होगा? it is inside, so therefore the weight indicated will be same as earlier. So answer is same as earlier. आंसर क्या हो गया बेटे? equal to W1. आंसर is C part. अब देखिए 153rd क्वेश्चन, ये बेटे कंपटीशन में आमतौर पे गलती होती है, तो आप अगला 153rd भी इसी से लिंक्ड क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है? ए पैरेट इज सिटिंग इनसाइड ए वायर केज which is hanging from a spring balance. The recorded reading is W1. If the parrot starts flying inside the cage, the recorded reading W2 now will be. अब क्या है बेटे? पहले तो एयर टाइट केज था, अब एयर टाइट केज नहीं है। अब क्या है? केज में जालियां लगी हुई हैं, मतलब केज ओपन केज है। उस पे अब जब वो तोता बैठा हुआ था तब तो रीडिंग W1 थी। अब क्या हुआ कि ये एयर टाइट केज नहीं है, तो इसमें जब तोता उड़ने लग पड़ा तो नाउ द स्प्रिंग विल रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ द वेट ऑफ द केज, बिकॉज द पैरेट विल बिकम एक्सटर्नल टू द सिस्टम। जब तोता उड़ने लग पड़ा और केज खुला केज था, तो उस समय हमारा जो केज है इट वॉज मेजरिंग द पैरेट वेट प्लस द वेट ऑफ द केज। लेकिन जब तोता उड़ने लगा तो क्या होगा? वो सिर्फ केज का वेट नोट करेगा, तो केज का वेट के कारण ही रिएक्शन आएगा स्प्रिंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड सिचुएशन में द वेट W2 when the parrot starts flying will be less than W1. So answer is B for Bombay. Next bete 154th question. A gun of mass 2 kg fires a bullet of mass 4 gram with a velocity of 200 centimeter per second. The recoil velocity of the gun is. So देखो बेटे ये तो रूटीन क्वेश्चन है। The momentum of the bullet is equal to momentum of the gun. So bullet का मास कितना? 2 किलो, और recoil velocity मान लीजिए v, that is equal to mass of the bullet, ये ग्राम में दे रखा तो इसको किलोग्राम में बना दिया, into velocity of the bullet. Velocity of the bullet is 200, तो 200 के बना दिए बेटे, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसे मीटर पर सेकेंड बनाओगे तो नीचे 100 से इसको डिवाइड करोगे, तो आप देखिए
ये बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी इज 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. So answer becomes 4 × 10⁻³ meter per second. Answer is B for Bombay. Answer is B for Bombay. Next बेटे 155th question. 155th question देखिए. An elevator is moving vertically upwards with an acceleration 6 meter per second square. The force exerted on the floor by the man on the mass 70 kg is. तो बेटे लिफ्ट कैसे चल रही है, वर्टिकली अपवर्ड चल रही है, तो वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट चल रही है और विद एन एक्सेलरेशन गिवन टू अस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आदमी कितने के भार का है, 70 किलो भार का, तो आदमी का वेट 70 g एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय द मैन ऑफ मास विल बी. सो बेटे देखो लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड एक और फोर्स हो जाएगी, दैट विल बी 17 टू एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स लग गई और R. सो आदमी जो एक्सर्ट करेगा, जितना रिएक्शन ग्राउंड आदमी को देगा उतना ही आदमी डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी 70 × G + A. G कितना है बेटे 9.8, 9.8 प्लस एक्सेलरेशन 6. सो आंसर क्या बनता है, इसी फॉर्म में आंसर दे रखा हमें, आंसर इज B फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 156th क्वेश्चन. 156th क्वेश्चन. 156 में इसी क्वेश्चन से लिंक्ड है. अगर लिफ्ट नीचे आ रही होती विद 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, तो आदमी पे क्या होता, कितना ग्राउंड कितना दबाता वो लिफ्ट के फ्लोर को, तो बेटा देखो उस समय क्या होता, इसका वेट 70 g एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब सूडो फोर्स अपवर्ड लगेगी इस पे 70 × एक्सेलरेशन और रिएक्शन R. सो बेटे देखो R इज इक्वल टू 70 × G - A, 9.8 - 6 न्यूटन. सो आंसर इज कौन सा बना बेटे, आंसर C पार्ट. आंसर बिकम्स C पार्ट. नेक्स्ट बेटे 157th क्वेश्चन. 157th. With what minimum acceleration can a fireman slide down a rope whose braking strength is 2/5 of his weight? एक बेटे फायरमैन जो है वो रोप से नीचे उतरना चाहता है और रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 2/5 of his weight. So 2/5 mg is maximum permissible tension. और बेटे उसका भार कितना है, mg acting in the downward direction. He is sliding down, so we want to find out the maximum or the safe acceleration with which he can slide down. So let that acceleration be A. So net downward force mg minus 2/5 mg is equal to mass times acceleration. ये कितना हो गया बेटे, 3/5 mg is equal to mass times acceleration. So acceleration is 3/5 g. So acceleration becomes 3/5 g, that is 0.6 g. Answer is 0.6 g हो गया ये. So this will be equal to C part. Answer becomes C part. Next देखेंगे बेटे 158th question. Question number 158. A body of mass 2 kg is acted upon by two forces of magnitude 8 Newton each at right angles to each other. The acceleration of the body is. So एक body है बेटा 2 किलो की और इस पे कैसे लग रही है फोर्सेस, फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर. 8 न्यूटन की फोर्स परपेंडिकुलरली लग रही है. एक बेटे 8 न्यूटन यूं हो गया, एक 8 न्यूटन यूं हो गया, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8² + 8², दैट इज इक्वल टू 8√2. तो आपने तो एक्सेलरेशन निकाली है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, दैट इज फोर्स अपॉन मास, that is equal to 4√2 meter per second square. Answer is B for Bombay. Now next we have 159th question. The resultant of two forces of magnitude 6 Newton each inclined at 60 will be. So देखो बेटे 6 न्यूटन की फोर्स है और कितना एंगल इनके बीच में,
इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, हमने रिजल्टिंग फोर्स निकालनी है, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू cos of 60, that is root of 6 square plus 6 square plus 6 square, that is equal to 6 square into 3, that is equal to 6 root 3. अब बेटे 6 रूट 3 में कौन सी चॉइस मैच करती है? आप देखिए 159th क्वेश्चन में सी चॉइस देखिए, 12 इंटू cos 30, cos 30 कितना है बेटे? रूट 3/2, दैट इज 6 रूट 3. आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 160th क्वेश्चन. Question number 160. Two forces of magnitude 8 Newton each are inclined at 120 degree. The magnitude of their resultant will be. So बेटे दो फोर्सेस 8 न्यूटन की कितने एंगल पे? 120 डिग्री के एंगल पे. आपने क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स. सो बेटा देखो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 120. तो कॉस 120 इज माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा बेटे कितना? 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8. सो रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन. अब देखिए चॉइसेस देखिए, पहली चॉइस है 16 cos 30 नहीं, 8 cos 60 नहीं, 8 cos 12 नहीं. आंसर इज डी पार्ट, नन ऑफ दीज. आंसर बिकम्स डी पार्ट, नन ऑफ दीज. Question number 161. In which of the following cases the net force is not zero? So देखिए बेटे, एक फर्स्ट चॉइस दे रखी है, a kite skillfully held stationary in the sky, a ball freely falling from a height, an aeroplane rising upward at an angle of 45 degree with the horizontal with a constant speed, a cork floating on the surface of water. देखिए बेटे फर्स्ट जो केस है, काइट हेल्ड इन द स्काई, जो काइट है वो हेल्ड है, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, दैट मींस उस पे नेट फोर्स क्या है? बैलेंस हो रही है. बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, द बॉल इज नॉट एट रेस्ट, बॉल पे नेट फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो नीचे गिरती जा रही है. सो देयरफॉर इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स इज नॉट जीरो इन सिचुएशन बी. सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट 162 question bete. Question number 162. The breaking strength of the cable used to pull a body is 40 Newton. A body of mass 8 kg is resting on a table of mu equal to 0.2. The maximum acceleration which can be produced by the cable is. So देखिए बेटा हमारे पास एक केबल है और उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, यानी मैक्सिमम टेंशन इट कैन सस्टेन इज 40 न्यूटन्स. और क्या कर रहे हैं? 8 kg का एक मास बेटा एक रेस्ट कर रहा है, इट इज रेस्टिंग ऑन ए रफ सरफेस जिसका म्यू कितना है? 0.2. और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब भी प्रोड्यूस होगी जब इसे मैक्सिमम फोर्स लगा दी जाए. मैक्सिमम फोर्स मतलब 40 न्यूटन्स. और बेटा इसका वेट कितना होगा? वेट इज 8 इंटू जी. सो रिएक्शन आर इज इक्वल टू 8 इंटू जी. नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स आर. वो क्या करेगी? ऑब्स्ट्रक्ट करेगी. सो बेटा देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे इसकी 40 माइनस म्यू टाइम्स, म्यू इज व्हाट? 0.2 into r 8 into 10 is equal to mass into acceleration, 8 into acceleration. ये हो गया बेटे 40 माइनस. अब ये देखिए ये क्या होगी? ये फोर्स तो सेम ही हो गई. 40 माइनस 0.8 can be written as 2/10.
So 40 minus 16, 40 minus 16 is equal to 8 times acceleration. So बेटे यहाँ से 8 times acceleration is equal to 24. So maximum acceleration produced is 3 meter per second square. So answer is 3 meter per second square, D for Delhi. Next बेटे 163rd question. 163rd question. The coefficient of friction between the tires and the road is 0.4. The minimum distance covered before attaining a speed of 8 meter per second starting from rest is nearly. So देखो बेटे उसने स्पीड कितनी अटेन करनी है 8 मीटर पर सेकेंड. स्टार्ट किससे कर रही है? रेस्ट से. और क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड is 0.4. So minimum distance covered before attaining a speed of 8 meter per second. So you have to find least distance that it can cover. बेटा least distance की निकालने के लिए we need acceleration कि minimum से minimum क्या acceleration दी जाए, इस ऑब्जेक्ट को कम से कम कितनी acceleration दी जाए, यानी कार को कम से कम कितनी acceleration दी जाए, तो वो अपनी स्पीड जब 8 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लेगी तो उसने कितना डिस्टेंस उस समय चला होगा. वी वांट टू फाइंड दैट. उसके लिए देखिए बेटे हमें मिनिमम से मिनिमम फ्रिक्शन ओवरकम करने जितनी फोर्स चाहिए. तो म्यू एम जी की फोर्स हमें रिक्वायर्ड है एक बारी कार को चलाने के लिए. सो दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बेटे यहां से एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई? म्यू इनटू जी. So this will be equal to 0.4 into 10, that is 4 meter per second square. This is the minimum acceleration with which it can move. Now we want to find out the distance. बेटे थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा दीजिए. v square minus u square is equal to 2a into s. u 0 है, ये 8 का स्क्वायर is equal to 2 times 4 into s. तो s कितना आ गया बेटे? तो कम से कम डिस्टेंस जो वो कवर करेगा that will be 8 meters. So answer is A part. Answer becomes A part. Now बेटे next 164th question. Question number 164. The coefficient of kinetic friction is 0.03 in the diagram where mass m2 is 20 kg and mass m1 is 4 kg. The acceleration of the block shall be. The acceleration of the block shall be. So देखो बेटे हमारे पास इस तरह से एक सिस्टम दिया हुआ है. ये मास m1, ये कितना है 4 किलो. धागे में टेंशन T डेवलप हो जाएगी. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन टू अस एज 0.03 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G is to be taken as 10 meter per second square. Now we want to find out acceleration of the block. So देखो बेटे ऐसा है, इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको. नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स क्या होगी? 4 into G. ये बेटा नीचे एक्ट कर रही है 4G. लेकिन जब ये सिस्टम चलेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी. फ्रिक्शन फोर्स ऐसे एक्ट करेगी. तो वो फ्रिक्शन फोर्स कितनी एक्ट करेगी? 4G माइनस म्यू के इंटू 20 into G. दिस विल बी इक्वल टू नेट मास कितना है बेटे? 24 किलो पुल हो रहा है. दैट इज 24 टाइम्स एक्सेलरेशन. बेटे क्योंकि दोनों ही सेम एक्सेलरेशन चलेंगे, इस ब्लॉक की ले लो चाहे इस ब्लॉक की, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी सेम. और वो एक्सेलरेशन हम यहां से निकाल लेंगे. ये हो गया 40 माइनस म्यू के कितना है बेटे? 0.03.
Now 0.3 into 20, 6. So बेटे यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 40 minus 6 is how much? 34 upon 24. That is equal to 17 upon 12. So 17 upon 12. So ये approximately आ जाएगा 1.4 के करीब, 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बेटे आंसर है हमारे पास 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस, वी आर हैविंग. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 165th क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, यही सॉल्व कर दूंगा. इन द अबव क्वेश्चन मोशन इज पॉसिबल इफ. कह रहा है इस क्वेश्चन में मोशन कब पॉसिबल है? बेटे मोशन तभी पॉसिबल है जब जो फोर्स, पुलिंग फोर्स है, वो क्या हो जाए? इसकी फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए. दैट मीन्स m1 into g should be greater than mu m2 into g. तभी क्या होगा? ये मोशन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगी बेटा? m1g, और जो रोकने वाली फोर्स है वो है mu m2g. तो यदि हमारी m1g ज्यादा हो जाए mu m2g से, तभी जो है मोशन कैन टेक प्लेस. तो ये हो गए 164 और 165th क्वेश्चन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 166th क्वेश्चन. Two mass m2 equal to 10 kg and m1 equal to 5 kg are connected by a string passing over a pulley as shown. If the coefficient of friction be 0.15, then the minimum weight that may be placed on m2 to stop motion is. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे. देखो यहाँ पे हमारे पास ये पुली और ये रहा बेटा मास m1, ये है 5 kg के बराबर, और यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, ये मास m2 और ये 10 किलो के बराबर. ठीक है. अब बेटे हमने ये पता करना है कि इस वाले ब्लॉक के ऊपर कितना मास रखा जाए. इस वाले ब्लॉक के ऊपर कितना मास रखा जाए? म्यू हमें दे रखा है इन दोनों के बीच का. म्यू कितना है? 0.15. इस वाले ब्लॉक पे कितना मास रखा जाए कि सच दैट ये सिस्टम रेस्ट पे आ जाए? द सिस्टम शुड बी एट रेस्ट. तो इस पे कितना मास रखा जाए? वी वांट टू सी दैट. देखो इस मास के रखने का लॉजिक क्या है कि जो रिएक्शन मिलेगा इसको m2 को, दैट विल इंक्रीज, क्योंकि दोनों का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा. सो नेट वेट हो जाएगा m2 प्लस m इंटू जी, और ये पूरा का पूरा रिएक्शन m2 को मिलेगा. सो देखो बेटे म्यू टाइम्स m2 प्लस m इंटू जी, ये क्या होगी? फ्रिक्शन फोर्स. दिस विल बी इक्वल टू m1 इंटू जी. यहां से ये काट दीजिए बेटा. सो यू विल हैव m2 प्लस m is equal to m1 by mu. So m is equal to m1 by mu minus m minus m2. m1 कितना है बेटे? 5 ओवर 0.15 माइनस m2 कितना दे रखा है हमको? 10 kg. ये मैं 10 पुट कर दूंगा. तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दी मास, एंड यू विल गेट दी मास एज 23.3 kg. 23.3 kg, यानी कि इसके ऊपर हमें 23.3 kg का मास रखना पड़ेगा. तो देन व्हाट विल हैपन? द होल सिस्टम विल बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट. नेक्स्ट बेटे 167th क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए. A book is lying on the table. What is the angle between the action of book on the table and the weight of the book? तो बेटे देखो
एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी है, एक्शन ऑफ बुक ऑन द टेबल एंड वेट, दोनों के बीच में एंगल। देखो बेटे वेट ही टेबल को दबा रहा है, तो वेट इज ओनली एक्शन, एंड वो पूछ रहा है वेट और जो एक्शन ऑफ बुक ऑन टेबल है उन दोनों के बीच में एंगल, बोथ आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, सो एंगल कितना हो जाएगा बेटे 0 डिग्री, आंसर विल बी 0 डिग्री, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 168th क्वेश्चन, question number 168, a book is lying on an inclined plane having inclination to the horizontal as theta. What is the angle between the action of the book on the inclined plane and reaction of the inclined plane on the book? बेटे ये हमारे पास एक inclined plane है at an angle theta और इस पे एक बुक पड़ी है, वो हमको क्या पूछ रहा है, what is the angle between the action of the book on the inclined plane and reaction of the inclined plane on the table. So बेटे देखो बुक का भार vertically downward act करेगा like this, और इसका कंपोनेंट इधर ले सकते हो थीटा, तो बेटा ये हो जाएगा इस तरफ कितना mg cos थीटा, ये बुक जो है वो हमारे इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक्शन करेगी mg cos थीटा, और ये इंक्लाइंड प्लेन बेटे बुक को क्या देगा रिएक्शन r, सो ये रिएक्शन r जो है दैट विल बी इक्वल टू mg इंटू cos थीटा, सो r इज इक्वल टू mg इंटू cos ऑफ थीटा। तो इस ये रिएक्शन और एक्शन के बीच में एंगल कितना हो गया बेटे, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट 180 डिग्री, सो आंसर क्या हुआ डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 169th क्वेश्चन, question number 169, a book is lying on an inclined plane having inclination to the horizontal theta. What is the angle between weight of the book and reaction of the plane on the book? So बेटे weight of the book is supposed to be acting like this mg, इसका एक कंपोनेंट बेटे अगर ये प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है हमें, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और ये रिएक्शन आ गया बेटे, दिस इज द रिएक्शन। तो वो हमसे अब किसके बीच में एंगल पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेट ऑफ द बुक एंड रिएक्शन ऑफ द प्लेन ऑन द बुक। सो बेटे रिएक्शन तो ये रहा, वेट ये रहा, ये कुल एंगल 180 का है, लेकिन ये एंगल थीटा है, हमें तो इस और इसके बीच का एंगल बताना है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, सो आंसर इज 180 माइनस थीटा, सो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 170th क्वेश्चन, a book is lying on the table, what is the angle between action of book on the table and reaction of table on the book? सो बेटे देखो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक बुक पड़ी है, तो उसका वेट ऐसे एक्ट करेगा और वेट इसको दबाएगा फ्लोर को, फ्लोर इसको रिएक्शन देगा, रिएक्शन और वेट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सो आंसर क्या बनता है 180 डिग्री, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 171st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, a body is moving on a rough horizontal surface with uniform velocity. Which of the following state is in accordance with the Newton's first law of motion? No forces are acting on the body. The net force on the body is 0. देखो बेटे एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यदि कोई चीज चल रही है तो इसका मतलब, और वो भी कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब जितनी फॉरवर्ड फोर्स है उतनी ही फ्रिक्शन की फोर्स है, दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं, तो उनका नेट सम 0 हो रहा है, उनका नेट सम 0 हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही बॉडी पे डेफिनेटली फोर्सेस एक्ट कर रही हैं,
लेकिन रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस इज 0. सो इसका मतलब क्या बनता है आंसर? द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0. दैट इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 172 क्वेश्चन. A body of mass 50 kg is placed on a weighing machine in a lift. When the lift is at rest, the reading of the weighing machine will be. देखो बेटे, जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो बॉडी का ट्रू वेट आएगा. सो ट्रू वेट, क्योंकि उस समय कैसा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सो ट्रू वेट विल बी इक्वल टू 50 इंटू जी. That is 50 into 9.8, that is equal to 490 newtons. That is 490 Newton. Answer is C part. Next bit 173rd question. Question number 173. A body of mass 10 kg is placed on a weighing machine in a lift rising up with a speed of 5 meter per second. The reading of weighing machine will be. So इसमें देखिए बेटा क्या है, लिफ्ट जो है it is rising up with a velocity 5 meter per second. So लिफ्ट जो है वो constant velocity से चल रही है और इसमें बेटे 10 किलो का भार पड़ा है. तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और जो इसका वेट है वही वेट ट्रू वेट इंडिकेट होगा. और ये ट्रू वेट कितना है बेटे? 10 जी बोल रखा है इसमें क्वेश्चन में 10 लेने को, तो 100 न्यूटन्स. सो ट्रू वेट इज 100 न्यूटन. सो 173rd का आंसर बना सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 174th क्वेश्चन. Question number 174. A body of mass 20 kg is placed on a weighing machine in a lift going down with a speed of 10 meter per second. The reading of the weighing machine will be. So बेटे इस समय लिफ्ट कैसे जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है. इसके ऊपर मास पड़ा है वेइंग मशीन के ऊपर 20 kg. तो जी आपको बोल रखा है 10 लेने के लिए. देखो बेटे हमें बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा. जी अगर 10 नहीं बोल रखा है तो वी विल ऑलवेज टेक इट 9.8, क्योंकि अगर आप जी उस समय 10 लेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा. तो अब आप देखिए ये बेटे एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है. चाहे लिफ्ट जाए ऊपर चाहे लिफ्ट जाए नीचे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली हुई है लिफ्ट तो देन इट इज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो जो वेइंग मशीन की रीडिंग होगी that will be equal to true weight, that is 20 into G is R. So R is 20 times G, that is 20 into 10, that is 200 newtons. So answer क्या बनेगा बेटे? 200 Newton. Answer is C part. Next बेटे 175th question. A block of mass 10 kg is placed on a rough plane inclined at 30 degree. The angle of repose of this inclined plane for this block is 45 degree. The resultant force on the block is. So बेटे resultant force on the block पूछी गई है. इस तरह है कि भी एक ब्लॉक पड़ा है एक इंक्लाइंड प्लेन पे और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल with the horizontal is 30 degree. तो अब हमने पता करना है कि ब्लॉक के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है. देखो बेटे वो हमें ये बता रहा है कि ही इज गिविंग वन डेटा कि 45 डिग्री इज द एंगल ऑफ रिपोज फॉर दिस ब्लॉक. 45 डिग्री यदि एंगल ऑफ रिपोज है इस ब्लॉक के लिए, देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the block and the inclined plane is mu. Mu is equal to tan of 45 degree.
सो म्यू कितना हो गया बेटा 1, म्यू इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यू एम जी cos of 30, this is the limiting force of static friction। so ये कितनी हो जाएगी बेटे, mg 10 into 10 into root 3 by 2, that is equal to 50 root 3। ये limiting force of friction होगी। कम से कम इतनी static friction ओवरकम करनी पड़ेगी यदि इसको मोशन में लाना है। तो बेटा इस समय इस पे कितनी फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स इज 10g sin 30, that means downward acting force is 50 न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा, इस पर्टिकुलर स्टेट में ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 50 न्यूटन को ही एडजस्ट कर जाएगी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 किलो के मास पे नेट फोर्स एक्टिंग विल बी 0। सो देयरफॉर आंसर शुड बी 0। तो बेटा ए बी सी कोई चॉइस 0 नहीं दिखा रही, सो आंसर इज डी पार्ट, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बेटे 176 क्वेश्चन, इसी से लिंक्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन दी अबव प्रॉब्लम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, बेटे डाउनवर्ड फोर्स 50 न्यूटन है ना, तो फ्रिक्शन भी कितनी है 50 न्यूटन। सो आंसर इज 50 न्यूटन, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 177th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, इन दी अबव प्रॉब्लम द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज। हमसे क्या पूछ रहा है बेटे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 50 टाइम्स रूट 3, ये निकाल के हटे हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50 रूट 3। सो आंसर 50 रूट 3 दे ही नहीं रखा यहाँ पे किसी चॉइस में, सो आंसर क्या है डी, नन ऑफ दीज। सो 177th आंसर इज डी पार्ट, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 178th क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 178 देखेंगे। दो ब्लॉक्स हैं बेटे ए और बी, एक 3 किलो का एक 4 किलो का, और इस तरह से फिगर में 91 न्यूटन की उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो एक बार प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। Two blocks A and B of masses 3 kg and 4 kg are placed in contact on a smooth horizontal surface, and block A is pushed by a horizontal force of 91 Newton from left to right as shown. The acceleration of the system. So बेटे हमने क्या निकालनी है, सिंपली acceleration of the system निकालनी है। तो आपको पता है 91 न्यूटन की फोर्स लग रही है और दोनों के दोनों इकट्ठे चलेंगे और सेम एक्सेलरेशन चलेंगे। टोटल मास कितना हो गया 3 + 4 7, so 7 times acceleration is 91, so acceleration is 91 बटा 7, that is 13 meter per second square। so acceleration होगी बेटे 13 meter per second square। now 179th question इसी से linked है, वो क्या कह रहा है, in the above problem force exerted by B on A, force exerted by B on A, B A पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा ये निकालना है हमने। तो बेटा ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स निकालनी है आपने, यहाँ पे सिर्फ कांटेक्ट फोर्स निकालनी है। तो एक्सेलरेशन आपको पता है 13 है, सो एक्सेलरेशन इज 13। तो देखो बेटा ये इस पे यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स आएगी वो 4 किलो को चलाएगी, तो 4 किलो को चलाएगी तो इसका मतलब फोर्स कितनी लगी यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स, लेट अस से कांटेक्ट फोर्स इज स्मॉल एफ, सो स्मॉल एफ इज इक्वल टू 13 इंटू 4, 52 न्यूटन। तो ये 52 न्यूटन बी पे लगी, बी क्या है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगा, तो ए पे फोर्स कितनी लगी 52 न्यूटन। सो आंसर हमारे पास है बेटे, यस वी आर हैविंग द आंसर एज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 180th क्वेश्चन इज आल्सो लिंक्ड टू दिस, 179th के साथ, इसी 178th क्वेश्चन के साथ ही लिंक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, इन दी अबव प्रॉब्लम रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए इज। तो हमने क्या निकालना है, ए पर रिजल्टेंट फोर्स। देखो बेटे सिंपल सी बात है, 3 किलो का है ए और ए चल रहा है कितनी एक्सेलरेशन से 13 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स क्या आ गई इस पे 13 इंटू 3। सो नेट फोर्स इज 13 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 39
न्यूटन. सो आंसर इज 39 न्यूटन. नेक्स्ट बेटे 181st क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 181 देखेंगे. ये क्या कह रहा है? ए बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू. ये तो बेटे स्टैंडर्ड आर्टिकल है. देखिए क्या है कि थीटा एंगल है और बॉडी इस एंगल पे स्लाइड करने लग गई है. तो स्लाइड होने का मतलब क्या है? दिस इज एंगल ऑफ रिपोज. आपको ये पता है ये वेट कैसे एक्ट करेगा बेटे? mg, और यहाँ पे ये एंगल थीटा, तो ये हो गया mg cos थीटा और इधर हो गया mg sin थीटा. रिएक्शन मिलेगा किसके इक्विवेलेंट? mg cos थीटा के. सो ये फ्रिक्शन फोर्स होगी म्यू आर. mg sin थीटा जस्ट बैलेंसेस दिस म्यू आर. mg sin थीटा is equal to mu mg cos of theta. That means mu is equal to tan of theta. So the coefficient of friction is equal to tan of theta. Answer becomes A part. Next bete 182nd question. Question number 182. When normal reaction is doubled, the coefficient of friction is. बेटे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो अनचेंज रहेगा. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक कांस्टेंट है जो कि सरफेस की प्रॉपर्टी है. सो अगर आप नॉर्मल रिएक्शन को दुगना भी कर रहे हैं तो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है. सो आंसर क्या हुआ 182 का? डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 183rd क्वेश्चन. ए ब्लॉक जस्ट स्लाइड्स डाउन ए प्लेन इंक्लाइंड एट 30 degree. The coefficient of friction between the block and the inclined plane is. Now बेटे थीटा 30 डिग्री है तो जो ब्लॉक है it just tends to slide down. That means this is angle of repose. This is angle of repose. तो बेटा म्यू आपको पता है tan of थीटा के बराबर होता है. तो tan 30 म्यू is equal to tan 30. So tan 30 is 1 by root 3. So answer क्या हुआ बेटा? A part. Answer becomes A part. Next 184th question. 184th very important question. A body is moving with a velocity v on a horizontal surface of coefficient of friction mu. It will come to rest after moving a distance s given by. So बेटे हमने हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की v दे रखी है. फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है? 0. ठीक है. बॉडी क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है. सो बॉडी इज रिटार्डिंग और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू. वी वांट टू फाइंड आउट द स्टॉपिंग डिस्टेंस. कितने डिस्टेंस बाद ये स्टॉप कर जाएगी? सो देखिए बेटे इसमें हम रिलेशन ये यूज करेंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. तो आप देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी बेटे v² दे रखी है. तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कैसी है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो इसलिए नेगेटिव साइन लगेगा, रिटार्डेशन का साइन लगेगा. -2 इंटू एक्सेलरेशन बेटे क्या होती है? फोर्स अपॉन मास. फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज फोर्स पर यूनिट मास इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंस s. तो बेटा ये देखो -2 f क्या हो जाता है? म्यू mgs ओवर m माइनस v². माइनस से बेटा माइनस साइन कैंसिल कर दो तो मास से मास कैंसिल कर दो तो s कितना आ जाता है बेटे? v² अपॉन 2 म्यू g. सो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज v² अपॉन 2 म्यू g. तो आता है बेटे आंसर बिकम्स B फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 185th क्वेश्चन. Decrease of which one of the following quantity enables us to transport even a heavy barrel by rolling across the road. बेटे फॉलोइंग कुछ क्वांटिटीज दे रखी हैं हमें और हमें पता करना है कि किसका डिक्रीज करने पे जो है एक हैवी बैरल कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय रोलिंग ऑन ए रोड. सो देखिए ए पार्ट दे रखा है बेटे वेट.
बी पार्ट देखा है नॉर्मल फ्रिक्शन, सी पार्ट दे रखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन और डी पार्ट दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर रोड और बैरल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए, सरफेस स्मूथ हो जाए, then the rolling is easier and even a heavy weight barrel can also be transported or it can be moved. So answer is D for Delhi. Next bete 186th question. Question number 186 ये क्या कह रहा है? A body begins to slide over the surface of another when pulled with a force of 10 Newton. If we pull with a force of 5 Newton, the force of friction that will come into play is. So बेटे देखो एक बॉडी है, उसको एक सरफेस पे स्लाइड करा सकते हो यदि आप कितनी फोर्स लगाते हो, 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हो। लेकिन अगर आप उसको 5 न्यूटन की फोर्स लगाते हो तो वो पूछता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी। बेटा देखो 10 न्यूटन की लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी क्योंकि 10 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट चलने लायक है, चल जस्ट अबाउट सेट इन मोशन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 न्यूटन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। अगर उससे कम फोर्स लगाएंगे आप तो फ्रिक्शन उतने पे ही अपनी एडजस्टमेंट कर लेगी, उतने पे ही फ्रिक्शन एडजस्ट कर जाएगी। सो आंसर बिकम्स सी पार्ट, जितनी फ्रिक्शन फोर्स है उतनी ही, जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी ही फ्रिक्शन फोर्स है। सो आंसर विल बी 5 न्यूटन। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट।